नमस्कार दोस्तों। अगर आप एमपीएससी 114 115 असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अधिवक्ता सेट नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह कहानी आपके लिए न सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि बहुत प्रेरणादायी रहेगी। चंद्रदेव से मेरी बातें नाम की यह ऐसी व्यंग्यात्मक कहानी है जो आपको सिखाएगी कि साहित्य और व्यंग के जरिए हम किस तरह समाज साहित्य और व्यवस्थाओं को समझ सकते हैं। चलिए इस प्रेरणादायी सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एक हल्का फुल्का व्यंग कैसे गहरे अर्थ को समझाता है। आप नए होंगे तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी अच्छी लगी, उसकी समीक्षा अच्छी लगी तो अपने मित्रों को भी भेजना। याद रखना, चंद्रदेव से मेरी बातें और एक टपरी भर मिट्टी कहानी को मैंने पठन के तौर पर, पढ़ने के तौर पर मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो रखा है। मूल कहानी को उसको आप वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद इसकी समीक्षा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं, या इस समीक्षा को देखने के बाद वहां पर आप मूल कहानी को भी पढ़ सकते हैं। देखते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें। यह एक व्यंग्यात्मक और कल्पनापूर्ण शैली में लिखी गई कहानी है जिसमें लेखिका जो खुद को बंग महिला के तौर पर देखी जाती है, लेखक चंद्रदेव से सीधे संवाद करती है। यह कहानी दरअसल सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन पर एक व्यंग है। लेखिका चंद्रदेव से मजाकिया अंदाज में पूछती है कि क्या उन्हें कभी अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफर या प्रमोशन मिलता है। ये चंद्रदेव से बात कर रही है और इस तरह वह तत्कालीन औपनिवेशिक व्यवस्थाओं पर भी कटाक्ष करती है, व्यंग करती है। इस कहानी की खूबसूरती यह है कि इसमें हास्य के साथ साथ एक गंभीर सामाजिक संदेश छिपा हुआ है। लेखिका यह दिखाती है कि कैसे चंद्रदेव की स्थिति पर व्यंग करते हुए असल में उस दौर के सामाजिक हालातों, अंग्रेज शासन की व्यवस्थाओं, भारतीय समाज के अंतर्विरोध पर टिप्पणी कर रही है। कुल मिलाकर यह कहानी एक व्यंग्यपूर्ण संवाद है जो चंद्रदेव के माध्यम से मानव समाज और उस समय के राजनीतिक सांस्कृतिक परिवर्तन पर एक हल्की फुल्की लेकिन गहरी नजर डालती है। कहानी के इस पात्रों की विशेषताएं और उनके संवाद आमतौर पर देखेंगे। मुख्य पात्र कथावाचिका बंग महिला। कथावाचिका एक बुद्धिमान, व्यंग्यात्मक और समाज सचेत स्त्री है। कौन? बंग महिला, जो चंद्रदेव से बातचीत के बहाने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर कटाक्ष कर रही है। कैसे? भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का प्रणाम। क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? यहां पर वह चंद्रदेव से मजाकिया लहजे में बात करते हुए मानव समाज की नौकरशाही, औपनिवेशिक नियमों पर करारा व्यंग करती है। चंद्रदेव एक मौन पात्र जो रूप में है, जो स्वयं कुछ नहीं करते लेकिन उनके अस्तित्व और स्थिर पर कथावाचिका प्रश्न उठाती है। वे कहती है कि उन पारंपरिक व्यवस्थाओं के जो समय के साथ बदलती नहीं। यदि संवाद के रूप में देखे तो चंद्रदेव कुछ नहीं करते, उनका मौन ही उनका संवाद है और कथावाचिका उसे मौन को एक अस्वीकृति की तरह लेती है। अन्य देवतागण, जैसे उस कहानी में आए हुए देवतागण, अग्निदेव, विद्युत देवी, सूर्य देव आदि का उल्लेख है। इनका उल्लेख प्रतीकात्मक है। ये उन पारंपरिक शक्तियों और व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मानव समाज में कभी न कभी बेहद महत्वपूर्ण थे, लेकिन अब वैज्ञानिक प्रगति ने उन्हें चुनौतियों के सामने ला खड़ा है। उदाहरण के तौर पर जब कथावाचिका कहती है वहां के मिंट देखकर आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर की अचकचा जाएंगे, तो वह देवी देवताओं के माध्यम से आधुनिक प्रगति पर करारा व्यंग करती है। प्रिय दोस्तों, हिंदी साहित्य दीप एक ज्ञान की रोशनी साहित्य के संघ के तौर पर आगे बढ़ता है। मैं ऐसे छात्रों को ज्ञान देने का कार्य कर रहा हूं
जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को साकार करने वाले हैं। इसी ज्ञान की रोशनी के तौर पर हिंदी विशेष मार्गदर्शन के कोर्स को आपके सामने रखा जाएगा, जिसमें सभी पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, सभी इकाइयों के पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक आपको दी जाएगी, हर दिन लाइव लेक्चर लिया जाएगा, 10 टेस्ट सीरीज जो है सेटनेट के लिए दिए जाएंगे और एमपीसी के लिए जो 11 इकाइयां हैं उसको लेकर 11 टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, यानी कि 10 यानी कि 1000 प्रश्न, 11 यानी कि 1100 प्रश्न। इन्हीं प्रश्नों को छोड़कर मैं हर दिन जो प्रश्न ले रहा हूं उन्हें छोड़कर वैसे तो हर इकाई के 500 600 500 400 प्रश्न होंगे, मेरे ख्याल से 4000 4500 के आसपास पूरे प्रश्न होंगे। आपको उसमें से सिर्फ कितने 75 प्रश्न 75 80 प्रश्न जरूर आएंगे, 100 में से 100% गारंटी देता हूं। तो आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हर दिन इतवार के दिन एक संवादात्मक क्लास लिया जाएगा, जो सप्ताह में पढ़ाया गया है उसको लेकर चर्चा होगी। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं। इस तरह पात्र और उनके संवाद प्रतीकात्मक है और एक मजेदार व्यंग्यपूर्ण तरीके से तत्कालीन समाज और व्यवस्था पर टिप्पणी करते हैं। कहानी पर अलग अलग विद्वानों के मत। अब अलग अलग विद्वानों के मत जो है इस कहानी पर किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा है उस इसको लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। नामवर सिंह जैसे प्रतिष्ठित साहित्यिक आलोचना ने चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी व्यंग्य साहित्य में एक उल्लेखनीय रचना माना है। उनके अनुसार यह कहानी औपनिवेशिक भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक बेहद सटीक व्यंग्य है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि लेखिका ने चंद्रदेव से बातचीत के बहाने तत्कालीन अंग्रेज शासन पर भारतीय समाज पर विडंबनाओं को उजागर किया है। रामविलास शर्मा ने इस कहानी को भारतीय नारीवादी व्यंग्य लेखन की एक शुरुआत मिसाल बताया। उनके अनुसार बंग महिला यह एक रचना संसार दरअसल न सिर्फ स्त्री दृष्टिकोण से समाज पर कटाक्ष करता है बल्कि उस समाज के भारतीय समाज में बदलते मूल्यों को भी उजागर करता है। उन्होंने इसे साहसी या चिंतनशील व्यंग्य कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कहानी के भाषा शिल्प की प्रशंसा की है। उनके मत में इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता इसका सरल और व्यंग्यपूर्ण भाषा प्रयोग है, जो गंभीर सामाजिक संदेश को बेहद रोचक तरीके से पेश करता है। उन्होंने इसे हिंदी साहित्य के व्यंग्य परंपरा में एक महत्वपूर्ण कृति माना है। अन्य कुछ आधुनिक समीक्षकों ने भी इस कहानी को औपनिवेशिक भारत के सामाजिक राजनीतिक परिवेश पर एक साहित्यिक दर्पण कहा है। उनके अनुसार यह कहानी सिर्फ व्यंग्य का आनंद नहीं देती है बल्कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह समझने में मदद करती है कि किस तरह साहित्य समाज का आईना है। परीक्षा में प्रभावी उदाहरण के तौर पर कुछ पूछे गए प्रश्न, कुछ वाक्य जो प्रभावी रूप में कोटेशन के रूप में आ सकते हैं। कैसे? प्रश्न क्या है इसमें देखेंगे। पहले चंद्रदेव के डिपार्टमेंट और ट्रांसफर का व्यंग्य है। क्या आपके डिपार्टमेंट पे ट्रांसफर होने का नियम नहीं? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती है? इस संवाद के माध्यम से लेखिका ने नौकरशाही और औपनिवेशिक व्यवस्था पर हल्का फुल्का लेकिन गहरा व्यंग्य किया है। प्रसंग अंग्रेजी शासन और जाति पक्षपात पर कटाक्ष। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दीजिए। यह प्रसंग औपनिवेशिक सत्ता के जातीय भेदभाव व्यंग्यपूर्ण आलोचना का उदाहरण है। प्रसंग आधुनिक भारत की प्रगति पर चंद्रदेव को निमंत्रण, यदि आप चाहे तो भारत भ्रमण कर जाइए। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मी के भी लड़कदादा निकले। इस हिस्से में लेखिका ने आधुनिक भारतीय प्रगति और पश्चिमी तकनीक के साथ तुलना करके व्यंग्य किया है। प्रसंग विज्ञान और परंपरा पर टकराव। आपके मुख की कालिमा शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। यह प्रसंग विज्ञान और परंपरा के बीच के अंतर को दिखाती है। देखो, ऐसे प्रसंग जरूर आ सकते हैं प्रश्न के रूप में। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य समाज में चल रहे तत्कालीन विसंगतियों,
औपनिवेशिक व्यवस्थाओं को बदलते हुए आधुनिक परिदृश्य पर एक व्यंग है। लेखिका ने चंद्रदेव से बातचीत के बहाने न सिर्फ अंग्रेज शासन, उनकी नीतियों पर कटाक्ष किया है, बल्कि सामाजिक भारतीय समाज में आ रहे सांस्कृतिक परिवर्तन, विडंबनाओं को भी उजागर किया है। साहित्यिक महत्व क्या है? साहित्यिक महत्व की बात करें तो यह कहानी हिंदी व्यंग साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी सरल, रोचक, व्यंग्यात्मक भाषा पाठकों को न सिर्फ हंसाती है, बल्कि उन्हें सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों को पर भी सोचने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह कहानी एक साहित्यिक दर्पण की तरह है, जो अपने समय के साथ सत्ता स्वीकार दिखाती है। इसलिए इसका साहित्यिक महत्व परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण है। इस पर कुछ मैंने प्रश्न दिए हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें रचना की विधा क्या है? मूलतः व्यंग्यात्मक संवाद निबंध। यह रचना काल्पनिक संवाद के रूप में लिखी गई है, जिसमें लेखिका बंग महिला चंद्रमा से सीधे बातचीत करती है। इस संवाद का उद्देश्य वास्तविक चर्चा पर होकर तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति, औपनिवेशिक शासन, राजनीतिक नौकरशाही, आधुनिकीकरण पर व्यंग है। अंततः यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई संवाद निबंध है, न कि शुद्ध आत्मकथा या वातावरण नाटक। बंग महिला द्वारा चंद्रदेव से डिपार्टमेंट ट्रांसफर और पेंशन के बारे में पूछे गए प्रश्नों का वास्तविक लक्ष्य क्या है? औपनिवेशिक नौकरशाही की विसंगतियों पर करारा व्यंग करना है। ऑप्शन क्रमांक सी, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक सी। लेखिका जानबूझकर स्वर्गीय पात्र चंद्र के साथ अंग्रेजी शासन काल की दफ्तरी भाषा डिपार्टमेंट ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करती है। इस विरोधाभास एवं हास्य व्यंग तुलना के माध्यम से वह अंग्रेजी सरकार की कठोर तांत्रिक और कभी कभी अतार्किक नौकरशाही प्रणाली पर करारा व्यंग करती है। यह प्रश्न पूछकर यह इंगित करती है कि व्यवस्था इतनी अमानवीय हास्यपद है कि उसे वैदीय व्यवस्था से भी देखा जा सकता है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेजी जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन लॉर्ड कर्जन के पास भेज दीजिएगा। इस कथन द्वारा लेखिका किस पर कटाक्ष कर रही है? अंग्रेज जाति व्यवस्था की भावना और भारतीयों की चापलूसी पर। यह कथन औपनिवेशिक मानसिकता पर गहरा प्रभाव है। लेखिका व्यंग करती है कि अंग्रेज स्वयं को श्रेष्ठ जाति मानते थे और उनकी सेवा करना एक विशेषाधिकार समझा जाता था। एप्लीकेशन भेजने का सुझाव उस समय के उन भारतीयों पर भी व्यंग है जो अंग्रेज शासन के नौकर पाने के लिए हर संभव चापलूसी करने को तैयार करते थे। यह लॉर्ड कर्जन का नाम लेना भी महत्वपूर्ण है, जो कठोर वायसराय थे, जिसमें व्यंग और पहनना हो सकता है। रचना में विश्वकर्मा के भी लड़क दादा जैसे उक्ति का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? पश्चिमी, तकनीकी, आधुनिक कारखानों की श्रेष्ठता पर करारा टिप्पणी करने के रूप में। ऑप्शन क्रमांक सी सही है। चंद्रदेव से कहती है लेखिका कि यदि वे भारत के आधुनिक कारखानों, मिलों, मीट को देखेंगे तो पाएंगे कि वहां के कारीगर, देव, शिल्पी विश्वकर्मी के पूर्वज यानी कि और भी अधिक कुशल है। यह व्यंग्यात्मक अतिशयोक्ति है, भारत में आ रहे औद्योगिकरण और पश्चिमी तकनीकी के प्रभाव को दर्शा रही है। साथ में यह भी इंगित कर रही है कि नई प्रगति परंपराओं, देवताओं की अवधारणा को भी पीछे छोड़ दिया है। यह परंपरा आधुनिकता के बीच तनाव को रेखांकित करती है। नामवर सिंह के अनुसार इस रचना का मुख्य शक्ति स्रोत क्या है? ऑप्शन क्रमांक सी, औपनिवेशिक भारत की विडंबना पर सटीक व्यंग्य। नामवर सिंह आलोचना में इस रचना को हिंदी व्यंग साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति मानते हैं। उनके विश्लेषण के केंद्र में यह बात रही है कि लेखिका ने अपने साथ हल्के फुल्के संवाद के माध्यम से औपनिवेशिक शासन, उसकी नौकरशाही, जाति भेदभाव, तत्कालीन सामाजिक विसंगतियों पर बहुत ही सटीक और प्रभावी व्यंग किया है। सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी पर रचना को साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। रामविलास शर्मा ने इस रचना को किस दृष्टि की शुरुआत की मिसाल माना है? नारीवादी व्यंग्य दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए रामविलास शर्मा ने बंग महिला की पहचान एक साहसी और विचारशील लेखिका के रूप में की। उन्होंने इस रचना को भारतीय नारीवादी व्यंग लेखन के प्रारंभिक उदाहरण में से माना। उनके अनुसार यह रचना एक सामान्य व्यंग नहीं, बल्कि स्त्री की दृष्टि से समाज, सत्ता और बदलते मूल्यों पर भी की गई पैनी टिप्पणी है, जो विशिष्ट बनी है। आपके मुख की
कालिमा शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। यह पंक्ति में निहित अर्थ क्या है? ऑप्शन क्रमांक डी सभी, उपरोक्त सभी। चंद्रदेव के काले धब्बे वैज्ञानिक द्वारा साफ किए गए जा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं पर वैज्ञानिक खोज का प्रभाव पड़ सकता है। पारंपरिक अवधारणाएं वैज्ञानिक तर्क के सामने टिक नहीं पा रही है। सभी आएंगे इसमें। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना की किस विशेषताओं की प्रशंसा की है? सरल, रोचक और व्यंग्यपूर्ण भाषा शिल्प के द्वारा। स्पष्टीकरण, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को शिल्प और भाषा पर विशेष ध्यान दिया है। उनके अनुसार इसकी सबसे बड़ी ताकत सरल, हल्की फुल्की, विनोदपूर्ण और तीखे व्यंग से युक्त भाषा है। यह भाषा गंभीर से गंभीर सामाजिक राजनीतिक संदेश को भी रोचक सहज ढंग से पाठक तक पहुंचाती है। यह प्रभावशाली बन जाती है। यही इसकी साहित्यिक सफलता का कारण है। कहानी में अग्निदेव, विद्युत देव आदि का उल्लेख किस रूप में किया गया है? प्रतीकात्मक संदर्भों के रूप में। ऑप्शन क्रमांक बी। देवी देवताओं का सीधा कोई संवाद या भूमिका नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक उल्लेख किया गया है। उन प्राकृतिक शक्तियों और पारंपरिक व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। आधुनिक प्रगति, बिजली कारखाने के सामने इसकी प्रासंगिकता को चुनौती मिल रही है, जैसे कि लेखिका के व्यंग में स्पष्ट है। इस रचना का केंद्रीय साहित्यिक महत्व किस में निहित है? एक समय में सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का व्यंग्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत करना। ऑप्शन क्रमांक बी। इस रचना का स्थायी महत्व विषय वस्तु और व्यंग प्रकृति में है। ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि औपनिवेशिक युग के भारत के सामाजिक ताने बाने, राजनीतिक व्यवस्था पर सांस्कृतिक उथल पथल का एक सजग एवं चुटीला एक रिकॉर्ड भी है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दूसरा वीडियो ऐसा ही आपको देखना है तो आप मुझसे जुड़िएगा, जरूर जुड़िएगा, और इस नंबर पर कोई डाउट हो तो कॉल कीजिएगा। कमेंट्स में के लिए कमेंट्स के तौर पर आप बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत आभार।